हेलो नमस्कार दोस्तों। अगले इस सीरीज़ के अंदर बात कर रहे थे। अभी हमने पिछले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर ली थी और हम सल्तनत काल पढ़ रहे थे हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो बीए सेकंड ईयर में जो हिस्ट्री का पेपर है, पहला पेपर, ठीक है, सेकंड पेपर भी हम करेंगे। और अभी फर्स्ट पेपर की जो सल्तनत काल हमारा चल रहा है और उसमें हमने एक शासक जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो हमने अभी तक कवर कर लिया है। और आज जो है हम इल्तुतमिश के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। तो कुछ समय पहले मैंने टेलीग्राम पर एक पोल किया था जिसमें मैंने बताया कि हम जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, मतलब आपको उसमें नोट्स किस प्रकार चाहिए। तो जो वोटिंग आई है उस हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ क्या वोटिंग आई है। तो जो 47%, आप 50% मान के चल सकते हैं कि जो छोटे नोट्स भी उनको चाहिए और बड़े नोट्स भी, यानी आवश्यकता अनुसार। तो ऐसे ही नोट्स मैं बना रहा था पहले भी, और मैंने इसलिए पूछा ये ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि क्या आप पढ़ना चाहते हैं रियल में, क्योंकि कॉलेज में जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा पढ़ना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पोल किया था। तो अब मैं आपके इस हिसाब से जो पोल है उसके हिसाब से नोट्स तैयार कर रहा हूँ और जल्दी आपको जो है नोट्स मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इल्तुतमिश हम पढ़ रहे थे और आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो सल्तनत काल है उसके अंदर जो पहला वंश हुआ था जिसको हम गुलाम वंश कहते हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो यहाँ पर शासक बन रहे थे वो गुलाम ही बन रहे थे। एक शासक का गुलाम अगला शासक बनता था, अपना जो अगला राजा बनता था, तो इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता था। और अभी जो गुलाम वंश के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं और उसका अगला शासक है इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बीच में एक शासक और हुआ था मगर वो सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, तो हम क्यों पढ़े फालतू में। ठीक है, तो इल्तुतमिश देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम था। ठीक है, और इसने जो शमसी वंश है, नया वंश इसने स्टार्ट किया, शमसी वंश। नए वंश का नाम इसने क्या रखा, शमसी वंश रखा। और ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो उसका गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदने की इच्छा प्रकट की, तो सुल्तान दासों को, व्यापारी को आज्ञा दी। ठीक है, यानी कि आप इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है और न मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। जो ऐबक है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भी इसको, जैसे कि कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, ठीक उसी प्रक्रिया से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। इसलिए जो इल्तुतमिश है उसको क्या कहा जाता है, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश को। जो इसका शासक, मतलब इसका जो राजा था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का राजा था मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो इस प्रकार ये चल रहा था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं। दिल्ली में इल्तुतमिश सीगरी कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया क्योंकि इसने महत्वपूर्ण जो है विजयों के अंदर जो भी साम्राज्य विस्तार किया था, इल्तुतमिश ने मतलब उसमें ऐबक का जो है भरोसा जीत लिया था, तो इसलिए विश्वास पात्र बन गया। फिर सरजानदार शाही अंगरक्षकों को सरदार इसको नियुक्त किया गया। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया, इसको इल्तुतमिश को। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने सरजानदार। ठीक है, इस प्रकार के टर्म्स से कभी कभी पूछ जाते हैं एग्जाम में, एक नाम दे देता है, मतलब प्रश्न में जो लघुचात्मक प्रश्न होते हैं उस प्रकार में ये बहुत ज़्यादा प्रश्न ऐसे पूछ जाते हैं। जैसे उसने लिख दिया इतना सा नाम सरजानदार, इस पर हमें कुछ आइडिया नहीं बन पा रहा है कि सरजानदार क्या है, इस पर आपको केवल टिप्पणी लिखिए, 50 लिखनी होती है 50 शब्दों में। तो इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंटों से बहुत ज़्यादा सवाल बन जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ध्यान रखना, जो सरजानदार होता है वो शाही अंगरक्षकों का सरदार होता है, यानी आप कह सकते हैं कैप्टन होता है जो अंगरक्षक होते हैं उनका। ठीक है, तो उसको इल्तुतमिश को नियुक्त कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आगे देखते हैं। जो प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ने उसे अन्य प्रशासनिक पद भी, उसे अमीर शिकार का पद दे दिया। ठीक है, बहुत सारे पद ये जो है, क्योंकि ये मुस्लिम साम्राज्य था तो इसलिए इस प्रकार के नाम हमको देखने को मिलेंगे, अमीर शिकार और सरजानदार। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और उसने एक पद और कौन सा दिया, एक तो सरजानदार का, दूसरा अमीर शिकार। ठीक है, इल्तुतमिश को इसने दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आगे देखते हैं। 1205 में इल्तुतमिश को ऐबक ने दासता से मुक्त कर दिया और इसके बाद बदायूं का प्रशासक इसको नियुक्त कर दिया। यानी इसको तो पहले तो ये दास था, गुलामों के तरह काम करवाता, और फिर इसको एक स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त कर दिया अपने अंडर के अंदर। तो ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। किसके साथ, इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश के साथ। फिर आगे देखते हैं। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक शुभारंभ इल्तुतमिश से ही होता है। तो ठीक है, तो भारत में वास्तविक मुस्लिम जो संस्थापक है वो कौन है, वो इल्तुतमिश है। और इससे रिलेटेड अभी एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, निम्नात्मक में बहुत बड़ा प्रश्न इस इल्तुतमिश से संबंधित पूछा जाता है कि जो भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता है उसका वास्तविक शुभारंभ जो शासक है वो इल्तुतमिश को क्यों माना जाता है, उस पर आपको टिप्पणी करनी होती है। तो वो हम आगे जो प्रश्न भी इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है तो उसमें आपको समझाएंगे। ठीक है, वैसे आप ये पॉइंट ध्यान रखना।
फिर आगे देखते हैं, इसने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया और राज्य को सुदृढ़ और स्थिर बनाया। वैसे कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू करवाया था, मगर वो उसके शासनकाल में पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। ठीक, फिर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको देखी अलग कलर में लिख के रखता है, और इससे 100% प्रश्न बनता है। दो इल्तुतमिश से संबंधित 2 ही प्रश्न बनते हैं, वो एक तो ये वाला जो अभी दे रखा है और एक आगे आएगा। ठीक, तो ये पढ़ लेते हैं। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की, इक्ता प्रथा या इक्ता व्यवस्था आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत बार बनता है 99%। आप इल्तुतमिश के बारे में कुछ भी ना जानो, मगर ये इक्ता प्रथा वाला तो आपको 100% जानना जरूरी है। एग्जाम में प्रश्न 100% बनेगा इसका। तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। अब इक्ता व्यवस्था क्या थी वो हम देखते हैं। इसके अंतर्गत सभी सैनिक और जो गैर सैनिक के अधिकारी होते थे उनको नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी। इक्ता एक अरबी है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भूमि है। अब इक्ता का मतलब होता है भूमि। ठीक है, अब ये व्यवस्था क्या थी प्रश्न बनेगा तो आपको क्या लिखना है कि जो इक्ता व्यवस्था है वो एक भूमि होती है। ठीक है, और ये जो सैनिक अधिकारी होते थे, जो आप कैप्टन वगैरह समझ सकते हैं, जो कमांडर वगैरह, ठीक है, जो उस समय सैनिक अधिकारी होते थे उनको पैसे तो दिए नहीं जाते थे, पैसों के बदले उसको भूमि दे जाती थी। ठीक है, तो उसको इक्ता प्रथा कहते थे। और इक्ता प्रथा की जो शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा थी ये और एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम है आपका तो इसलिए बहुत बार पूछी जाती है। तो इक्ता प्रथा किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। और आगे देखते हैं, यह भूमि इक्ता तथा इसे लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। ठीक है, ये अगर आपको बड़ा आंसर लिखना 5 लाइनों में तो इसमें ये सारे पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये 3 लाइनें ध्यान होनी चाहिए, मतलब ध्यान होनी चाहिए। फिर आगे, इल्तुतमिश ने चांदी के टक्का तथा तांबे के जितल का प्रचलन किया। ये प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं इस प्रकार के कि जो टक्का है और जितल जो है इसका प्रचलन किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, तो वैसे आपका तो क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो पेपर है नहीं, आपका तो सब्जेक्टिव पेपर है, आपको तो लिखना होता है, तो ये छोटे वाले प्रश्न बहुत कम होते हैं चांस बनने के, मगर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ऐसे प्रश्न बनते हैं। जो चांदी के टक्का और तांबे के जो ये सिक्के होते थे उनका नाम होता था। जैसे भारत के अंदर अभी जो सिक्के चल रहे हैं उनको रुपया कहते हैं, तो उस समय जो मतलब करेंसी चलती उनको टक्का और जितल कहा जाता था। ठीक है, तो चांदी का होता है उसको टक्का और तांबे का होता है उसको जितल, मतलब नाम दिया जाता था इल्तुतमिश के शासनकाल में। फिर देखिए, दिल्ली में टकसाल स्थापित किया। अब टकसाल क्या होता है? जो मतलब ये जो सिक्के डालने की जो मशीन होती है उसको टकसाल कहते थे। ठीक है, फिर टकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। सिक्कों पर शिव की नंदी व चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। ये सिक्के के बारे में, टक्का और जितल के बारे में, यानी कि इस पर क्या क्या अंकित होता था और कहाँ पर स्थापित, ठीक है, वो सारी चीज़ें इतना महत्वपूर्ण तो है नहीं। फिर आगे देखिए, वह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और स्वतंत्र जो सल्तनत है को शासन को स्थापित किया। ठीक है, ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने क्या सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मतलब इससे पहले जो राजा ही होते थे उस प्रकार पता नहीं उनको क्या कहा जाता था, मगर सुल्तान सबसे पहले इल्तुतमिश को ही कहा जाने लगा था, इसका मतलब यह है। फिर आगे देखिए, उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक बना। यानी कि इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, गौरी शासक बना, वो जो बगदाद के खलीफा होते थे उनसे अनुमति वगैरह नहीं लिया करता था, मतलब मान्यता नहीं थी, वो तो केवल ऐसे ही शासक बन गए थे। और ये जो इल्तुतमिश था इसने मान्यता लेकर फिर वो शासक करने लग गया था, और ये भारत का जो प्रथम मुस्लिम शासक था ऐसा करने वाला, मतलब अनुमति लेकर शासन करने वाला। ठीक, फिर आगे देखिए, ये जो सेकंड पॉइंट है मैं आपको बता रहा था, एक तो इक्ता प्रथा वाली और दूसरा ये उसने 40 योग्य तुर्क सरदारों की जो है एक दल चालीसा या फिर चैलगानी का गठन किया जिसने इल्तुतमिश की सफलताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि जो इल्तुतमिश है उसने क्या किया, 40 जो अमीर और योग्य जो उसके दरबार में लोग रहते थे उनका एक संगठन बना दिया, संगठन बनाकर, और वो उन संगठन का काम क्या था, जो उसकी महत्वपूर्ण योजनाएं होती थी या फिर उसके महत्वपूर्ण जो विभाग थे वो सारी चीज़ें मैनेज करते थे। ठीक है, कौन? ये 40 जो अमीर थे और योग्य सरदार थे ये। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको चालीसा या चहलगानी। बहुत ही प्रश्न बनता है इल्तुतमिश से, या तो आपको ये चहलगानी वाला प्रश्न देखने को मिलेगा या फिर इक्ता प्रथा वाला, तो दोनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, दोनों में से कोई सा भी एक। ठीक है, और ये 2 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बारे में हमने जो है इतनी ही चीज़ें थी पढ़ ली थी। अब थोड़े से प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। ये निम्नात्मक प्रश्न है,
इल्तुतमिश द्वारा उत्तर भारत में सुदृढ़ीकरण के प्रयत्नों का परीक्षण कीजिए। इसका मतलब यह है आपको इल्तुतमिश के बारे में संपूर्ण जानकारी लिखनी निम्नात्मक, और यह आपको 400 पेज में लिखना होता है, ठीक है। तो 400 पेज का तो ये मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, आप लिखोगे क्या, तो इसलिए मैंने आपको इसमें उत्तर भी शामिल कर रखा है, ठीक है। तो अब आपको अगर ये PDF कभी भी मिले 2 दिन 4 दिन बाद में, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार पढ़ लेना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और एग्जाम के दिनों में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको केवल ये जो हेडिंग्स मैंने आपको अलग कलर से दे रखी है उनको पढ़ना है। जैसे इसने पूछा है इल्तुतमिश के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए, प्रश्न 2-3 इसमें अथवा में दे रखे हैं, ठीक है, कोई सा भी आ जाए। तो आपको अगर टाइम है तो आप इसको पूरा लिखा करके पढ़ लेना, और नहीं टाइम है और आप फास्ट के अंदर उतावल के अंदर हो, तो आपको ये हेडिंग पढ़ लेनी है। तो इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन, और इसमें आपको जैसा मैंने पढ़ा तो लिया है, आपने थोड़ी बहुत तो समझी होगी, उसके बारे में लिख लेना कि ये गुलाम था, इसको इल्तुतमिश को ऐबक ने खरीदा था, ठीक है, इसलिए इसको गुलाम इस प्रकार इसको आपको कह देना। फिर ये हेडिंग लगाना आपको ज़रूरी है, और ये हेडिंग तो आपको लगानी है, तभी आपका जो है 400 नंबर का जो प्रश्न है वो अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। हेडिंग आप कभी भी लगाना मत भूलना। फिर ऐसे हेडिंग पढ़ लेना इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ, जिसमें विरोधी अमीर हो गए, कुबाचा और यल्दौज की महत्वाकांक्षा। कुछ नाम आपको याद ना हो तो भी चलेगा, ठीक है, मगर हेडिंग आप इस प्रकार की लगाना कि अगले को देखने पर ऐसा लगे कि बंदा पढ़ के आया, और आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो उस हिसाब से आपको प्रयोग करना उस समय, ठीक है। तो इस प्रकार ये हेडिंग आप पढ़ते चले जाना। विरोधी अमीरों का दमन, यल्दौज का दमन, ठीक है, फिर कुबाचा का दमन। और ऐसा तो मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है इस वीडियो के अंदर, मगर ये मैंने सीरीज़ से उठाया, ठीक है। सीरीज़ में ये सारी चीज़ें दे रखी है, और मैं जानता हूँ सीरीज़ में 90% लोग ये नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना ही नहीं है, ये तो फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ना है। फिर अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैंने अलग कलर से अंडरलाइन फिर से कर दिया है। इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था, जिसमें 40 अमीरों का उसने गठन किया, और उसका उत्तर ये है, मतलब आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि चहलगानी क्या थी या फिर 40 सा क्या थी, तो ठीक है, उसके लिए ये उत्तर है, मैंने आपको पढ़ा दिया। और ये हेडिंग आपको पढ़ते चलनी है, और फिर यहाँ पे चरित्र का मूल्यांकन आ गया। हेडिंग आपको कोई सी भी नहीं छोड़नी है, बाकी आप पूरा अंदर से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक प्रश्न बनाया, मैंने आपको कहा कि 2 ही प्रश्न पूछ जाते हैं इल्तुतमिश से, वो ये हैं। तो चहलगामी से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर 40 अमीरों का दल क्या था, ये प्रश्न तो वो 40 अमीरों वाला हो गया। तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है, अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना है कि इल्तुतमिश ने अपने जो है शासन को अच्छे से चलाने और कंट्रोल करने के लिए क्या किया, 40 योग्य अमीरों के दल का गठन किया, सरदारों का गठन किया, ठीक है। जो उसका काम क्या होता था कि जो इल्तुतमिश का शासन है उसमें सहायता करना और जो साम्राज्य उस पर कंट्रोल करना, ठीक है। ये 40 जो अमीरों का दल था, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न इल्तुतमिश का जरूर पूछा जाएगा, एकता प्रथा से क्या तात्पर्य। तो एकता प्रथा का मतलब यह है कि जो सेना के कप्तान होते थे, जो सेना के अधिकारी होते थे, उनको पैसे नहीं देकर, वेतन नहीं देकर, जो पैसे के बदले उसको ज़मीन दे दी जाती थी, ठीक है। तो ज़मीन दे दी जाती थी, तो उसको एकता कहा जाता था, एकता प्रथा। ज़मीन का मतलब होता है एकता, भूमि का मतलब एकता, ठीक है। तो इस प्रकार ये इल्तुतमिश का चैप्टर अपना खत्म हो गया, और आगे का वीडियो भी आपको मिलने वाला है। तो कभी वीडियो डिले हो जाता है तो इसके लिए आप क्या परेशान मत होइए करिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी वीडियो मतलब प्रोवाइड करवाने के। कभी कभी तो क्या व्यूज़ देखकर वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, तो इसलिए वीडियो बनाने का मन, फिर आप कमेंट करते तो बना दिया जाता है, ठीक है। वैसे आप टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सारी चीज़ें आपको पास ज़रूर करवा दूंगा अच्छे अंकों से, ठीक है। ये मेरी गारंटी मैं आपको लेता हूँ, चाहे आपको कितना भी पढ़ाओ, क्या भी पढ़ाओ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत।